जय मां सरस्वती। प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं फिर आपके सामने आपकी कक्षा नवम की कृतिका किताब के पहले पाठ की इस जल प्रलय में भाग 2 की आगे का विषय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चे ठीक होंगे और आप सभी को जो पिछली इस पाठ से संबंधित वीडियो थी जिसमें मैंने जो मुख्य बातें इस पाठ के बारे में बताई थी वो आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई बात आपको ऐसी समझ नहीं आई होगी तो प्यारे बच्चों, आपने वो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के प्रश्न द्वारा पूछनी है। मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगा। तो आज फिर हम इस जल प्रलय में जो कि फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना है उसका अगला भाग जो वो पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। ऐसे तो पहली वीडियो में मैंने आपको काफी विस्तार से जो था वो इस पाठ के बारे में बता दिया है। काफी बातें हमने उस वीडियो में जो थी इसके पहले भाग में हमने समझ ली थी, परंतु फिर एक बार से फिर आपको मैं इसके साथ जोड़ना चाहूंगा। और जो भी आपका इससे संबंधित प्रश्न होगा वो आप बच्चों आपने पूछना है मेरे से कमेंट बॉक्स में जाकर के। मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगा और इस भाग में मैं आपको इस वीडियो के अंत में शब्दों के अर्थ भी बताऊंगा क्रमवार। फिर भी अगर उनमें से आपको कुछ समझ नहीं आएगा तो आपने मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर विशेष रूप से उस शब्द अर्थ के बारे में पूछना है। मैं आपको उसके अर्थ के बारे में विस्तार से बता दूंगा। तो जैसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था इस जल प्रलय में, तो जैसे ये शीर्षक है इस जल प्रलय में, जल प्रलय की पानी का एक बहुत ज्यादा भाग जो अपने साथ सब कुछ बहाकर ले जाता है। ना वो किसी अमीर को देखता है ना गरीब को देखता है। समान भाव से बहता हुआ वो समतल मैदानों में फैलता हुआ हर चीज को जो वो अपनी उस तेज धारा में बहाकर ले जाता है। तो प्यारे बच्चों, आजकल आप देखते हैं कि बरसात का जो वो मौसम शुरू हुआ है तो आप नित्य प्रति जो है टीवी के ऊपर समाचार पत्रों में बाढ़ से संबंधित खबरें जो वो सुन रहे हैं और टीवी में देख रहे हैं कि किस प्रकार जो बाढ़ आ रही है और किस प्रकार की समस्याएं जो है वो लोगों को आ रही है। परंतु उतने ही उत्साह और के साथ जो हमारा प्रशासन और हमारी प्रदेश सरकार और हमारा जो केंद्र सरकार है वो हर राज्य में जो वो बड़ी अच्छे से जो है वो उन विस्थापित लोगों के लिए, उन प्रभावित लोगों के लिए जो है वो कार्य कर रही है। तो उसके लिए हमारी स्वयंसेवी संस्थाएं, भारतीय वायुसेना, हमारी थल सेना, नौसेना जो वो पूर्ण रूप से इन लोगों की मदद के लिए तत्पर है। उसके साथ हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें पुलिस आ जाता है। जो हमारी जिला स्तरीय या प्रदेश स्तर पर जो प्रशासनिक अधिकारी है वो भी इन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के ऊपर जो वो कड़ी नजर रखे हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, आप आजकल के इस मौसम में, क्योंकि ये जुलाई का महीना है, बाढ़ का महीना है, बरसात का महीना है, इसमें अत्यधिक वर्षा हो रही है तो मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ आ रही है। तो जो पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी राज्य है, वहां पर बादल फट रहे हैं, जमीन खिसक रही है, कहीं ओले पड़ रही है, कहीं हवा तूफान पड़ रहा है। तो वो सारी मिलजुल कर जो वो आपदाएं हैं और उन आपदाओं के आने से जो हमारे जनमाल की बड़ी भारी जो हानि होती है। मनुष्य को जो वो अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है, धन से भी धोना पड़ता है, खेती बाड़ी जो वो उजड़ जाती है, उसके कारण कई प्रकार की दूसरी समस्याएं जो वो हमारे सामने आ जाती हैं। तो कुल मिलाकर के बोलने का मतलब है कि ये जो शीर्षक फणीश्वर नाथ रेणु जी ने दिया है इस जल प्रलय में, अब प्रलय काल जब आता है तो सारी सृष्टि का सर्वनाश निश्चित हो जाता है। तो ये भी एक तरह का एक प्रलय होता है कि पानी का एकदम से ऐसा इतने स्तर पे बढ़ जाना और सारी जमीन के ऊपर फैल जाना। तो जो भी हमारी खेतियों की भूमि होती है वो बह जाती है, फसलें बर्बाद हो जाती है, लोगों के जो आशान्य होते हैं, बने बनाए घर होते हैं, वो सब कुछ तहस नहस हो जाते हैं और लोगों को अपने बने बनाए घर बार को छोड़ करके अपने पशुधन के साथ, अपने बच्चों के साथ जो वो रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में जैसे उनको बेचारों को भागना पड़ता है सुरक्षित स्थानों के लिए। तो आपको बखूबी से पहले भी मैंने इन बातों के बारे में बताया है और आपने शायद
किताब भी पढ़ी होगी, अब आपको काफी ज्यादा बातों का जो पता लग गया होगा। फिर भी बच्चों, अगर आपको कोई ऐसी बात रह जाएगी तो आपने मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट द्वारा जो है वो मेरे से इससे पाठ से संबंधित जो वो कोई भी बात आप पूछ सकते हैं। मैं आपकी हर बात का उसका उत्तर वहां पे फिर से आपकी सुविधा के लिए दे दूंगा, जिस तरह की आपकी जो वो इच्छा रहेगी। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा इस अभ्यास के जो प्रश्न हैं उनकी बारे में थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। पाठ की जो सारांश था वो मैंने आपको पढ़ा दिया है, समझा दिया है। मुख्य बिंदु जो पाठ के वो मैंने आपको समझा दिए हैं। इसके साथ जो भी आपने जब किताब पढ़ी होगी तो आपको काफी ज्यादा बातों का जो वो पता लग चुका होगा। परंतु फिर भी अगर कोई ऐसी बात रहेगी तो मैंने आपको कहा है कि आप मेरे से बार बार पूछ सकते हैं। इसमें कोई इस वाली बात नहीं, मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर देता रहूंगा बार बार। तो पहला प्रश्न आपके अभ्यास की पुस्तिका का कि बाढ़ की खबर सुनकर लोग जो किस तरह की तैयारी करने लगते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि जब पटना में बाढ़ आई तो लेखक ने देखा कि उससे पहले ही लोग जो थे अपना जरूरत का सामान, जो उनके दैनिक जरूरत का सामान होता है, जैसे खाने पीने का सामान, दिया सलाई, फिर अपना दवाइयां, ये जो चीजें हैं वो लोग जब वो इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे मानो वहां बाढ़ आनी है तो उनको पता है कि हमने 2 दिन यहाँ से घर छोड़ना पड़ेगा। मैं तो वो जितना भी उनका जरूरत का सामान होगा, जिसमें खाने पीने से संबंधित दवाइयों से, अगर कोई बीमार है तो उसकी दवाइयों का इंतजाम वो पहले कर लेंगे। तो इस तरह से मतलब अगर बच्चे हैं तो बच्चों का कपड़े आदि सब जो जरूरत के सामान है वो अपने साथ वो बेचारे पहले से ही बांध के रख लेते हैं। और जैसे ही उनको पता चलता है कि हमें घर छोड़ के जाना है तो वो अपने जरूरत के सामान को इकट्ठा बांध करके जो है वो ले चलते हैं। तो उसमें मुख्य रूप से आ जाएगा आपका जैसे खाने पीने का सामान है, या जैसे अगर उन्होंने ज्यादा दिन बैठना तो अपनी पत्रिकाएं अपने साथ ले जा सकते हैं। अगर उनके पास पढ़ने का इंटरेस्ट है तो वो अपने लिए पढ़ने की 1-2 किताबें जो अच्छी है वो पढ़ देंगे। ये दूसरा, जरूरत के लिए उनको टॉर्च की जरूरत पड़ेगी, बैटरी की जरूरत पड़ेगी, या दिया सलाई माचिस की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारी उनकी दैनिक जीवन में आप देखते हैं कि सुबह से लेके शाम तक जो हमें किन किन चीजों की घर में आवश्यकता पड़ती है रोटी खाने के लिए, तो वो जरूरत का सामान वो जो वो अपने साथ रख लेंगे। अगर उनके पास कोई सूखा राशन है तो उसको बांध लेंगे कि अगर भूख लगेगी तो हम उसको खा लेंगे। तो ये इस तरह से बोलने का मतलब है कि इमरजेंसी के लिए जो वो अपना इंतजाम जो वो लोग कर लेते हैं। इसके साथ सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा, प्रदेश सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा जो है वो उन लोगों के लिए अलग से शिविरों में जो है वो खाने पीने का और जो है वो इंतजाम किया होता है। वो बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि वहां शिविरों में जो डॉक्टरों की टीम बैठती है, कई तरह के मतलब जो उच्च स्तरीय कार्य जो वहां पर किए जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि शिविरों में जो उनका तरफ जो ध्यान नहीं दिया जाता है, शिविरों में जो उन लोगों के पूर्ण रूपेण से जो ध्यान दिया जाता है, उनकी हर सुख सुविधा का ध्यान जो वो रखा जाता है। तो इस प्रकार जो लोग जब भी बाढ़ आनी होती है, या मानो हमारे यहाँ कोई ऐसी आपदा नहीं है, मैंने अपने घर को छोड़ के जाना है 2-4 दिन के लिए, जैसे हम घूमने चले जाते हैं तो हम भी अपनी जरूरत का सामान, हमें पता होता है कि हमें क्या क्या जरूरत वहां पड़ेगी, हम उस जरूरत के अनुसार जो सामान को उस जगह ले जाते हैं। अगर हमने पिकनिक के ऊपर भी जाना तो भी हम वैसा करते हैं। तो यहाँ तो बाढ़ आनी है, आप पता नहीं इनको कितने दिन वहां घर से बाहर रहना है, तो वो लोग जो अपने साथ सामान ले जाते हैं। तो इसके बाद जो मैं आपको यहाँ मुख्य प्रश्न जो है वो कराऊंगा, थोड़े समझाऊंगा। बाकी आपने किताब पढ़ी है, फिर भी आपको कोई पता नहीं लगेगा आप पूछ लेना। बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था? क्योंकि ये मैंने आपको पहले भी बड़ी अच्छी तरह से बात समझाती थी, क्योंकि उसने बचपन में जो था कहानियों में जो था वो पढ़ा था, किताबों में पढ़ा था, या अपने आप लोगों की सुनी सुनाई घटनाओं को या समाचार पत्रों से सुनकर रिपोर्ट आज लिखे थे, परंतु उसने अपने आंखों से जो था वो बाढ़ को नहीं देखा था। इसलिए लेखक जो था वो बाढ़ को, उफनते हुए बाढ़ के पानी को देखने के लिए लालायित था, उत्सुक था, क्योंकि उसने उससे पहले कभी भी बाढ़ नहीं देखी थी, नजदीक से नहीं देखी थी, मतलब कि अपनी आंखों से सामने जाकर नहीं देखी थी। इसके बाद आता है कि सबकी जुबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहां तक आ गया। इस कथन से जनसमूह की कौन सी भावना व्यक्त, इस कथन से जो आम जनता थी वहां की, पटना की, बिहार की जो बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों की जो जनता थी जहां बाढ़ आई हुई थी, वो उनके मन का डर था कि पानी कहां आ गया, कहीं ऐसा तो नहीं हमारे घर के पास पहुंच गया, हमें क्या भागना पड़ेगा,
कि ऐसा तो नहीं एकदम से चढ़ गए हमें भागने के लिए समय नहीं मिलेगा। तो वो लोग हर पल जो था वो उस बाढ़ की स्थिति के ऊपर अपनी नजरें गड़ाए हुए थे कि जैसे ही पानी का रुख जो है, पानी का जो बहाव है वो हमारी तरफ आने लगेगा, बढ़ने लगेगा, तो हम एकदम से अपना जो जरूरत का सामान लेकर भाग खड़े होंगे। तो वहां उनका डर जो था वो एक तो जागृत होता है, और दूसरा उनकी जागरूकता का भी यहाँ पता लगता है कि लोग जो थे वो मुश्किल की घड़ी में भी मुस्तैद थे कि हमें अगर अपना घर छोड़ना पड़ेगा तो एकदम से हम किस तरह छोड़ेंगे, उसके लिए भी वो तैयार थे। वहां से उनकी तैयारी का भी पता चलता है, और वहां से उनके उस बाढ़ के कारण जो उनके मन में बस डर बस गया था उसका पता चलता है। उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु इस पाठ में उभर आता है। लेखक भी बड़ी उत्सुकता के साथ इस बात का जिक्र वो इस पाठ में करते हैं कि मृत्यु का तरल दूत वो आचार्य जी जो उनके साथी थे, उनके साथ बाढ़ का रूप देखने के लिए आते हैं, वो उनके साथ कहते हैं कि आचार्य जी आगे मत बढ़िए, क्योंकि वो मृत्यु का तरल दूत जो हमारी तरफ बढ़ रहा है। क्योंकि मृत्यु का तरल दूत किसे का, जो नदी बाढ़ का उफनता हुआ पानी जो उस समय हर कुछ अपने साथ बहा कर ले जा रहा था। अगर लेखक और उनके साथी आचार्य जी अगर वहां आगे हो जाते तो हो सकता वो भी पानी के बहाव में आगे बह जाते। इसलिए लेखक जी ने अपने मित्र आचार्य जी को रोक लिया कि नहीं आचार्य जी, हमें आगे नहीं जाना है, क्योंकि मृत्यु का तरल दूत मतलब वो बाढ़ का उफनता हुआ पानी जो सभी चीजों को बहाकर अपने साथ ले जा रहा था, वो मृत्यु का तरल दूत था। मतलब कि तरल कहा, पानी तरल होता है, तो उसको जो है मृत्यु का तरल दूत, मतलब उसमें जो भी चीज समा रही थी वो खत्म हो रही थी, इसलिए उसने उसको मृत्यु का तरल दूत कहा। उसके बाद आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव दीजिए। अब आपदाएं मैंने आपको गिना दी। कुछ मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ आती है, पहाड़ी क्षेत्रों में बिजली कड़कती है, तो बादल फटते हैं, जमीन खिसकती है जिसको हम लैंड स्लाइडिंग बोलते हैं, या और कई तरह के ओले पड़ जाते हैं, आंधी तूफान आ जाता है, या किसी को करंट लग जाता है, या सांप काट देता है। ये सारी चीजें जो है छोटी मोटी बड़ी ये सब आपदाओं में आ जाती है। जिस आपदा का मतलब क्या है कि जिससे मनुष्य का जीवन जो वो कठिनाई में पड़ जाता है, मुश्किल में पड़ जाता है, मनुष्य जो जीने और मरने की स्थिति में आ जाता है कि पता नहीं वो अब जिंदा रहेगा कि मर जाएगा। ऐसी स्थिति जब हो जाती है तो वो आपदा की स्थिति हो जाती है। तो ऐसी घड़ी में हमें जो है वो कहने का भावार्थ ही है कि हमें इससे बचने के जो वो उपाय ढूंढने चाहिए, और उन सुझावों को जो है वो बताया गया है। अगर बाढ़ आ रही है तो हमें सुरक्षित स्थानों की तरफ जाना है, पल पल जो हमें बाढ़ का जायजा लेना है। अगर घने बादल छाए हुए हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में रह रहे हैं, हमें पता है कि यहाँ बार बार बादल फटते हैं, तो हमें वहां नहीं जाना है। जहां बिजली कड़कती है पेड़ों के नीचे खड़े नहीं होना है, या नदी नालों में पानी के समय जब बरसात का समय होता है तो हमें उनके बीच में नहीं जाना है। जहां बड़ी बड़ी घास उगती है उसके बीच में हमने नहीं जाना है। तो ये सारे उपाय हैं आपदा से संबंधित। तो जैसे जिस तरह की आपदा आएगी, अगर बाढ़ वाले क्षेत्र है तो उस तरह के उपाय जो हमें ढूंढने होंगे। अगर हमें बादल फटने वाली जगह पे हैं तो हमें वैसे उपाय वहां पे सोचने होंगे, देखने होंगे। तो जो हमारा प्रशासन समय समय के ऊपर या जो हमारी सरकारें समय समय के ऊपर दिशा निर्देश इन चीजों से संबंधित निकालती है, हमें वो चीजें जो है वो सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से माननी चाहिए और उनका पालन करना चाहिए, ताकि हम भी सुरक्षित और जन भी सुरक्षित। तो इसके बाद अब जो है वो इसमें एक और महत्वपूर्ण प्रश्न रह जाता है कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में कौन कौन सी बीमारियां फैलने का जो आशंका रहती है। प्यारे बच्चों, जब बाढ़ आती है तो वो अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाती है और पीछे जो वो उसके निशान छोड़ जाती है। कई जीव जंतु पेड़ पौधे जो वो उसमें समाहित हो जाते हैं। जब बाढ़ का पानी खत्म हो जाता है तो वहां पर जो वो महामारी फैलने का प्रकोप रहता है, जिसमें हैजा, प्लेग और कई प्रकार की बीमारियां जो है वो हमें लग सकती है, जिसका उल्लेख जो है इस पाठ में लेखक ने भी किया हुआ है। तो ऐसी बीमारियों से बचने के लिए जो है वो प्रशासन की तरफ से, सरकारों की तरफ से जो है वो अनेकों का बचाव के कार्य जो किए जाते हैं। वहां पर जो है वो दवाइयों का छिड़काव किया जाता है, लोगों को कुछ दिन के लिए वहां से जो है वो हटा दिया जाता है, सुरक्षित स्थानों पर रखा जाता है। समय समय पर जो डॉक्टरों द्वारा जो उन लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जाती है, पानी की जांच की जाती है, क्लोरीन की गोलियां पानी में डाली जाती हैं, या लोगों को जो है वो उचित स्वास्थ्य सुविधा जो वो प्रदान की जाती है। तो बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में जो अनेक प्रकार की बीमारियों के फैलने की जो आशंका रहती है, जिसमें हैजा आदि बीमारियां जो है वो सबसे प्रमुख हैं।
मलेरिया भी हो सकता है, क्योंकि मच्छर वहां जब कीचड़ ज्यादा देर रहेगा तो उसमें मच्छर पैदा होंगे। तो इस तरह से बच्चों आपने पढ़ा है कि कई प्रकार की बीमारियां जो वहां पनप सकती हैं। तो इसका बचने का सबसे सही तरीका यह है कि हम जो है वो वहां की साफ सफाई करें। तो जो हमारा प्रशासन है, स्वयं सेवी संस्थाएं होती हैं, वो सारी की सारी जो है वो उसमें जुट जाती है। तो प्यारे बच्चों, अब मैंने आपको ये मुख्य जो प्रश्न थे वो समझा दिए हैं। फिर भी अगर कोई चीज आपको ऐसी लगेगी कि आपको समझ नहीं आ रही है तो आप मेरे से दोबारा से पूछ सकते हैं। तो ये पाठ जो है वो हमारा अब पूरा होता है। ये दूसरा भाग, इसके साथ मैंने आपको पहले भी कहा कि इस पाठ से संबंधित जो कठिन शब्द हैं उनकी मैं आपको एक सारणी डाल दूंगा। वहां पे हर शब्द का उत्तर जो है, अर्थ जो है वो क्रमवार आपको बता दिया जाएगा। फिर भी अगर आपको इस पाठ से संबंधित कोई संदेह रहेगा, कोई शक रहेगा, तो आपने बेझिझक मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट द्वारा मेरे से उस प्रश्न के बारे में, अपनी उस दुविधा के बारे में, अपने उस संदेह के बारे में पूछना है। तो इसी के साथ ये पाठ जो हमारा पूरा होता है। आप सभी बच्चों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। आप सुरक्षित रहें, यही मेरी मनोइच्छा है। जय हिंद, जय हिमाचल, जय मां सरस्वती।